अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी कि बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है और ये हम तक ये जो प्रेजेंट कंसेप्ट है अबाउट द बिहेवियरल साइकोलॉजी ये हम तक किन स्टेजों से एवोल्यूशन करके हमें तक पहुंचा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर, क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है ये स्पेशलाइजेशन विद इन द साइकोलॉजी है। किसमें है ये स्पेशलाइजेशन विद इन साइकोलॉजी है। तो हम इसके लिए पहले इस कंसेप्ट को हम गेन करेंगे, वो है साइकोलॉजी की। पहली साइकोलॉजी क्या है, इसके बाद फिर हम आएंगे बिहेवियरल साइकोलॉजी की तरफ। तो साइकोलॉजी को हम एक थोड़ा सा टच देंगे इस पार्ट में साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे फिर हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे जो है ना वो शुरू करेंगे। तो इसी स्लाइड में पहले नंबर पर भी साइकोलॉजी एक्सप्लेन है, दूसरे पार्ट पे फिर बिहेवियरल। तो हाफ स्लाइड तकरीबन वो बिहेवियरल साइकोलॉजी के सिंपली साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन पे और हाफ फिर बाद में बिहेवियरल साइकोलॉजी। थोड़ा सा हम वो बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी और ये किन किन स्टेजेस से गुजर के ये हम तक ये प्रेजेंट का जो कंसेप्ट है अबाउट द साइकोलॉजी ये पहुंचा। तो पहले नंबर पर आप ये याद रखिए कि साइकोलॉजी का ये जो वर्ड है साइकोलॉजी का ये निकला है दो अल्फाज से, एक है साइको, है साइको मीन सोल। उस वक्त जो है ना इसको सोल कंसिडर किया जाता था कि साइको मीन सोल एंड लोगस मीन स्टडी, कि इसमें जो है ना आप करेंगे सोल की स्टडी, मतलब जो रूह होते हैं उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे, या रूह की जगह फिर हम माइंड भी यूज़ करते हैं। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेजेस से ये साइकोलॉजी गुजरा, किन किन स्टेजेस पे इन साइकोलॉजी को सोल की स्टडी को कहा, किन किन स्टेजेस पे इसको माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी कहा गया, किन किन स्टेजेस पे इनको बिहेवियर के। लेकिन सबसे पहले साइकोलॉजी इसको कहा गया था क्या, सोल की स्टडी को क्या कहा था, साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी का जो प्रेजेंट कंसेप्ट है इसमें ज़्यादातर रूल जो है वो टू साइंटिस्ट के है। एक साइंटिस्ट है वो है वेंडेट साइंटिस्ट और दूसरा जो है वो है विलियम साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट से पहले साइकोलॉजी को कौन सा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था, साइकोलॉजी को एक जनरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था, जनरल सब्जेक्ट। लेकिन इन दो साइंटिस्ट की थ्योरीज के बाद, वेंडेट और विलियम की थ्योरी के बाद ये साइकोलॉजी कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक सब्जेक्ट में। किसमें, साइंटिफिक में। इसके बाद फिर इसको कहा गया कि साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट इज नॉट अ जनरल सब्जेक्ट। अब इन दोनों ने कौन सी ऐसी वो फिलॉसफी पेश की थी, कौन सी थ्योरी इन्होंने पेश की थी ये दो साइकोलॉजिस्ट ने, जिसकी वजह से जो है ना साइकोलॉजी एक और एक ब्रांच बन गया। और दूसरी बात ये कि इन साइंटिस्ट से पहले साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट था ये मिक्स था विद द फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी और साइकोलॉजी में लोग डिफरेंस नहीं कर सकते। कौन सी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में लोग डिफरेंट नहीं कर सकती थी कि व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज द साइकोलॉजी, लेकिन जनरली टर्म लोग यूज करते थे। तो अब हमने कहा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, लेकिन उस वक्त फिर ये साइकोलॉजी इन दो साइंटिस्ट के बाद ये साइकोलॉजी अलग हो गई, स्टडी ऑफ सोल, और दूसरा जो ये हो गया ये वाला फिलॉसफी। तो ये इससे डिफरेंशिएट हो गया और इसको कहा गया द स्टडी ऑफ नॉलेज, जिसमें आप जो है ना नॉलेज को स्टडी करते हो या रियलिटी को स्टडी करते हो। किस चीज़ को, रियलिटी को, या अब इसमें जो है ना एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की स्टडी करते हो। लेकिन इसमें जो है ना आप सोल को स्टडी करते हो इस फिलॉसफी में, और ना आप माइंड को स्टडी करते हो। लेकिन साइकोलॉजी में आप सोल को स्टडी करेंगे और साथ में जो है ना माइंड या सोल तकरीबन एक जैसी चीज़ है। बाद में हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी इन दो साइंटिस्ट की वजह से ये अलग हो गया। अब इन दो साइंटिस्ट ने कौन सा ऐसी थ्योरी पेश किया था, तो इन दोनों ने अलग अलग दो थ्योरीज पेश की थी। वेंडेट का जो थ्योरी था अभी बाद में आएगा इंशाल्लाह, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका थ्योरी था स्ट्रक्चरलिज्म का, किस चीज़ का, स्ट्रक्चरलिज्म का। और दूसरा ये जो साइंटिस्ट था इनका थ्योरी था विलियम का जो थ्योरी था वो था फंक्शनलिज्म का। कौन सा थ्योरी था वो, फंक्शनलिज्म का। अब इन दो साइंटिस्ट की इन दो थ्योरीज के बाद ये सब्जेक्ट चेंज हो गया इनटू द साइंटिफिक सब्जेक्ट या साइंटिफिक स्टडी। स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली इन्होंने बताया था, ये जो वेंडेट है इन्होंने बताया था कि हम इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड। इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा आप स्ट्रक्चर माइंड की या सोल के आप स्ट्रक्चर किस तरह स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये था
कि ये जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं जितनी, या जो कम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं बिहेवियर की, ये जिन एलिमेंट से बना हुआ होता है, इन्होंने कहा कि उन एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो इनको इन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है। जैसा कि अगर आप गुस्सा होते हो तो ये गुस्से के पीछे जिन अवामिल के हाथ होते हैं, मतलब आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चर फिर एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर ने एलिमेंट्स को कहा। तो एलिमेंट्स में कौन कौन से थे, फॉर एग्जांपल आपकी फीलिंग्स इसके पीछे होते हैं, आपकी जो मेंटल इमेजेस आपके जहन में बनते हैं वो होते हैं, इस तरह की डिफरेंट सेंसेशन आपकी बॉडी में आती है। और इसके बाद जो है ना आपसे एक एंगर बिहेवियर जो है, एंगर बिहेवियर या इस तरह के वो आते हैं आपसे इसके बाद। तो ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। तो इन एलिमेंट्स को आप स्ट्रक्चर वाइज स्टडी नहीं कर सकते, बाद में ये हम पढ़ेंगे कि वेदर दैट्स थ्योरी द करेक्ट वन और नॉट। तो और दूसरा ये जो विलियम था, वेंडेट के बाद विलियम ने फंक्शनलिज्म का थ्योरी पेश किया था। फंक्शनलिज्म में इन्होंने बात की, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद इन्होंने फंक्शनलिज्म का थ्योरी पेश किया और इन्होंने कहा कि ये थ्योरी गलत है, आप किसी चीज़ के स्ट्रक्चर या एलिमेंट्स को माइंड के ओर नहीं स्टडी कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे ऑफ द बिहेवियर। ये जो बिहेवियर होती है इनकी कॉन्शियसनेस होती है, और ये जो बिहेवियर इनके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। किस चीज़ को, फंक्शन ऑफ द माइंड एंड साथ में कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियसनेस को स्टडी करेंगे और साथ में फंक्शन को। तो अब आप फंक्शन को आप स्टडी कर सकते हो अगर तो फंक्शनलिज्म, क्योंकि एक बिहेवियर जिस तरह रूनुमा होते हैं वो आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर को, उन चीज़ों को, एलिमेंट्स को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये इन दो कंसेप्ट के बाद ये दोनों जो है ना ये साइंटिफिक बेसिस पे ये कंसेप्ट है, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इन्होंने एक साइंसी बुनियाद दी। साइंटिफिक बेसिस मतलब ये है कि आप उसको प्रूव कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो या एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों जो है ना इसके बाद जो है ना साइकोलॉजी कन्वर्ट हो गया इनटू द साइंटिफिक सब्जेक्ट। ओके, तो ये था साइकोलॉजी का एक ब्रीफ डेफिनेशन। अब साइकोलॉजी मैंने आपको कहा कि दोनों में हम स्टडी करते हैं, साइको मीन सोल एंड लोगस मीन स्टडी। इसमें हम सोल को स्टडी करते हैं, मतलब माइंड को स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं हम ब्रीफली जो है ना हम इसका पहला पार्ट कवर करते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजी। ओके, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। जैसा कि हमने कहा कि साइंटिफिक किस बेसिस पे साइंटिफिक आए, तो हमने एक्सप्लेन किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो उधर हमने सोल कहा था, इधर जो है ना यहाँ देखिए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसमें आप बिहेवियर को स्टडी करते हो, ये मॉडर्न डिफिनीशन है। वो जो सोल का वाला हमने कहा, मैंने आपको कहा कि वो सोल जो पहला वाला जो उसकी डिफिनीशन यूज हुआ था तो वो था द स्टडी ऑफ सोल, लेकिन जो मॉडर्न डिफिनीशन वो क्या है, वो द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस मीन माइंड, आपके माइंड और आपकी जो बिहेवियर। अब माइंड और बिहेवियर में क्या फ़र्क है? तो माइंड जो है आपका जहन, आपका मेंटल प्रोसेस जो पिकल्टी होता है किस चीज़ की, थिंकिंग की, रीजनिंग वगैरह इन चीज़ों की। तो ये जो मेंटल प्रोसेस है कि ये क्या होता है, ये पिकल्टी होता है। क्या होता है? पिकल्टी होता है आप थिंकिंग, रीजनिंग और इस तरह की नॉलेज अप्लाइंग वगैरह की। तो ये क्या होता है, द पिकल्टी ऑफ थिंकिंग। ये वह जगह होते हैं जहाँ पर लोग थिंक करते हैं, रीजन करते हैं, एक बात के ऊपर रीजनिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं उस चीज़ के बारे में। ये मेंटल प्रोसेस है या माइंड जिसको हम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बिहेवियर क्या होते हैं, उन मेंटल प्रोसेसेस को जो आप थिंकिंग करते हो, जो रीजनिंग करते हो, उनको एक्शन में जब लाया जाए तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, फिर इसको हम बिहेवियर कहते हैं। सिंपली कि मेंटल प्रोसेसेस जिस चीज़ के लिए होते हैं वो चीज़ जब एक्शन में आ जाए तो उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जैसे कि आप होते हो एंग्री होते हो, किसी के साथ झगड़ा करते हो, तो ये झगड़ा करना, ये एंग्री होना, ये आपका बिहेवियर है। अब इन चीज़ों के पीछे जो मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपके माइंड की जो सोच इन्वॉल्व होती है, जो थिंकिंग इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेंटल प्रोसेस होते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं क्या, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी हम बिहेवियर को भी पढ़ेंगे और साथ में जो है ना क्या पढ़ेंगे, मेंटल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ओके, अब बिहेवियर मेंटल प्रोसेसेस का दोनों का बिहेवियर इज ऑड मतलब जाहिर होता है, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस एंड इजी टू स्टडी। तो तीनों का तकरीबन ये सिनोनिम्स है कि ये दोनों बिहेवियर क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है, ऑब्वियस होता है, आपको वो आपको ऑब्जर्व आप उसको करवा सकते हो, और उसको स्टडी करना उसके लिए इजी होता है क्योंकि ये जो है ना बिहेवियर जो एक्शन परफॉर्म करता है वो आप इजीली जो है ना उसको ऑब्जर्व या स्टडी करवा सकते हो। द मेंटल प्रोसेसेस दैट हेल्प कैरी आउट दीज बिहेवियर्स आर कवर्ड। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या है, माइंड क्या है, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं कि कोई और जो है ना उसको ऑब्जर्व नहीं करवा सकता। तो बिहेवियर जो है ये कवर्ड होता है,
खुफिया होता है, अंडरलाइंग हिडन एंड नॉट इजी टू स्टडी। तो ये क्या होता है, ये अंडरलाइंग होता है, हिडन पार्ट ऑफ द ब्रेन में होता है और उसको स्टडी करना मुश्किल होता है। उसको आप स्टडी करेंगे, अगर आप चाहे कि आप मेंटल प्रोसेस को स्टडी करेंगे, द वन है यू विल स्टडी इट फ्रॉम द बिहेवियर। आप उसको बिहेवियर से, उनके एक्शन से जो है ना आप उसको स्टडी करवा सकते हो। बिसाइड बिहेवियर विच कॉजेज दिस बिहेवियर टू अकर एंड द मेंटल प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइकोलॉजी। जैसा कि हमने कहा कि अब इन बिहेवियर के पीछे कौन कौन से अवामिल है जो इस बिहेवियर को शेफ करवाते हैं। तो कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस है, कौन कौन से वो प्रोसेसेस है जो इस बिहेवियर को शेप करवाते हैं, ये कम्पिटेटिव पीरियड है। इसमें जो है ना डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट वो इसमें इंटरेस्टेड है कि एक एक बिहेवियर के पीछे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो डिस्कवर करना एक इंटरेस्ट वाली सब्जेक्ट है और दायरे की है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की कौन कौन सी गोल्स है, क्या मकासद है, किस लिए हम इस साइकोलॉजी को क्या करते हैं, स्टडी करवाते हैं। तो इसकी मेनली 5 गोल्स है। क्या है, 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें पहले नंबर पर ऑब्जर्व है, दूसरा नंबर पर डिस्क्राइब है, तीसरा एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। अब इन पांचों को जो है ना आप सिंपली इन एक्सप्लेनेशन के बेस पे जो है ना इधर क्या करवाते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं। तो पहला नंबर पर जो गोल था बिहेवियरल साइकोलॉजी का वो क्या है, वो है ऑब्जर्व है। तो ऑब्जर्व, एग्जाम, वॉच और इंटरव्यू ऑफ पर्सन बिहेवियर। ऑब्जर्व में हम क्या करते हैं, आप एक शख्स की साइकोलॉजी जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो ये 5 गोल्स है। जब आप किसी पेशेंट की साइकी को स्टडी करते हो तो क्या क्या गोल्स है आपकी, क्या मकासद है आपकी। तो पहला नंबर पर आप उसको ऑब्जर्व करवाएंगे। ऑब्जर्व में क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व स्टेज में आप उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे। और इंटरव्यू पर्सन या उसको जो है ना आप क्या करवाएंगे, इंटरव्यू आपसे लेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको इसके जवाब देंगे। तो ये पहला नंबर पर स्टेप जो है वो है ऑब्जर्व है। क्या है, ऑब्जर्व है। अब ऑब्जर्व में टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि आप ऑब्जर्व में क्या करेंगे, आप इस ऑब्जर्व में आप जो है ना क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के नेचर और मैकेनिज्म को आप क्या करें, उसको आप अंडरस्टैंड करें। तो ऑब्जर्व में आप उस अंडरस्टैंडिंग के लिए यही काम करेंगे कि आप उसको पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, साथ में उसको ऑब्जर्व या वॉच करेंगे और साथ में उसका इंटरव्यू करेंगे और इसके बाद जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या है। दूसरा नंबर पर है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये तो आपने समझ लिया कि व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। आप दूसरा नंबर पर उस पर्सन की जो बिहेवियर है और उनकी जो मेंटल प्रोसेसेस है उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो ये दूसरा नंबर स्टेप है और ये इसके बाद ये डेवलप होता है। क्या होता है, डेवलप होता है। तो दूसरा स्टेप क्या है, वो डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब मतलब जब आप उनके रिलेशन को आप क्या समझ पाओगे तो आपको फिर डिस्क्राइब कर सकेगा आप। तो रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर अंडर सर्टेन सिचुएशन। तो सर्टेन सिचुएशन में आप स्पेसिफिक बिहेवियर को रिकॉर्ड करवाएंगे। ये आप तब करवाएंगे ये डिस्क्राइब वाला स्टेशन जब आपको ये वाला समझ आ जाए। तो आप जब रिलेशनशिप को समझ पाए तो इसका मतलब ये कि आप डिस्क्राइब करवा सकते हो। ओके, तो ये दूसरा नंबर पर किया था, डिस्क्राइब था दूसरा नंबर पर गोल। अब तीसरा गोल किया है, तीसरा नंबर पर टू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्ट फॉर द फ्यूचर। तो ये पहला नंबर पर गोल क्या है कि आप जो अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट किया मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर के दौरान जो रिलेशन है ये आपने क्रिएट किया, तो दूसरा स्टेप उसका ये है कि दिस अंडरस्टैंडिंग विल यू अप्लाई टू द रियल लाइफ। अब इसको आप इस अंडरस्टैंडिंग को जो रिलेशनशिप हमने बताया इसको आप रियल लाइफ में आप एग्जामिन करवाई। तो रियल लाइफ में आप एग्जामिन करवाएंगी तो ये तीसरा स्टेप है जिसको हम एक्सप्लेन करवाते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करवाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है वो आप रियल लाइफ में किसी चीज़ को अप्लाई करो। तो मतलब ये कि गिव रीजन फॉर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक शख्स का एंजाइटी है, अब इस एंजाइटी के पीछे पहला नंबर पर आप इस क्या करेंगे, आप उसको एग्जामिन वॉच और इंटरव्यू करेंगे कि उसको एंजाइटी किस वजह से हुआ है, उसका एग्जामिन करेंगे, आप वॉच करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। दूसरा नंबर पर अब ये एंजाइटी, इसका जो एंजाइटी है और इसकी माइंड में जो मेंटल प्रोसेसेस चल रही है
वाकई इन दोनों के दरमियान कुछ कनेक्शन है या नहीं है। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में अब ये जो एंजाइटी है, बाहर जो एनवायरमेंटल एंजाइटी होते हैं उसके साथ आप इसको जो है ना को रिलेट करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट किया उसकी एंजाइटी पे, ये जो एनवायरनमेंट में जो होता है उस पर आप अप्लाई करेंगे। तो ये आपका तीसरा स्टेप एक्सप्लेन हो गया। चौथा स्टेप आप प्रिडिक्ट करवाएंगे। अब ये जो एंजाइटी है इससे पर्सन को डिटरमाइन हाउ पर्सन विल बिहेव अंडर सर्टेन सिचुएशन। अब अगर किसी को एंजाइटी हो तो वो फ्यूचर में वो किस तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका चौथा स्टेप है। तो चौथा स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट किया तो प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए आप क्या करें, आप प्रेडिक्ट करवाइए कि फ्यूचर में अगर किसी को एंजाइटी हो तो वो किस तरह बिहेव करवाएगा। ओके, अब पांचवा नंबर पर टू एम्प्लाई, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, ये हो गया प्रेडिक्ट का स्टेप हो गया। कौन सा, प्रेडिक्ट, कि इसमें आप प्रेडिक्ट करवा सकते हो जब आप अंडरस्टैंडिंग आ जाए पेशेंट की एंजाइटी का। चौथा नंबर पर टू एम्प्लाई द साइंटिफिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। और अब इस अंडरस्टैंडिंग को एम्प्लाई करने के लिए आप साइंटिफिक अप्रोच को अपनाएं। तो साइंटिफिक अप्रोच कैसे अपनाएंगे, तो आप इसको मतलब ये कि आप इसको कंट्रोल करेंगे। अब अगर किसी को अब फ्यूचर में एंजाइटी आ जाए, इस तरह बिहेव करे, तो साइंटिफिकली आप उसको किस तरह मैनेज करवाएंगे। चेंज द बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस बाय टीचिंग पेशेंट न्यू वेज ऑफ कीपिंग देयर एंजाइटी अंडर कंट्रोल। तो अब आप उस पेशेंट को किस तरह कहेंगे कि इस एंजाइटी को आप अंडर कंट्रोल में लाए। तो ये 5 स्टेप हो गए। सेम पहले नंबर पर अब अगर आपने किसी को क्या करना है, आपने एग्जामिन करवाना है, आपने साइकोलॉजी पढ़नी है, तो इसके मकासद पहले नंबर पर आप उसकी हालत को जो है ना क्या करवाएंगे, ऑब्जर्व करवाएंगे। उसकी हालत को या कंडीशन को आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जो है डिस्ट्रैक्शन की बीमारी है, डिस्ट्रैक्ट होता है और हर काम में, तो आप उसको एग्जामिन करवाएंगे, ऑब्जर्व करवाएंगे। दूसरा नंबर पर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाएंगे उसके बिहेवियर की, किस चीज़ की, कि उसका जो रिलेशन है बिटवीन द बिहेवियर, उसका जो डिस्ट्रैक्शन है, एंजाइटी है, और उसकी जो मेंटल प्रोसेसेस है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को आप अंडरस्टैंड करवाएंगे डिस्क्राइब स्टेप में। तीसरा नंबर पर एक्सप्लेन स्टेप में आप क्या करवाएंगे, उस एंजाइटी के बारे में या जो आपने जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उस अंडरस्टैंडिंग को आप इन्वायरमेंट में उस पेशेंट पे अप्लाई करेंगे कि वाकई आपने जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की ये वाकई जो ग्राउंड बेसिस पे जो होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग की सेम है या डिफरेंट है। फिर आपने ये जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, अब इस अंडरस्टैंडिंग से अब अगर फ्यूचर में किसी को ये प्रॉब्लम आ जाए तो फ्यूचर में आप किस तरह उसके साथ बिहेव या उस शख्स किस तरह बिहेव करवाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको पता चलेगा कि अब किसी को एंजाइटी आ जाए, किसी को फॉर एग्जांपल ख़ुदकशी के ख़्यालात आ जाए, किसी को और कुछ, तो आपको इन अंडरस्टैंडिंग से पता चलेगा कि ये शख्स इस तरह बिहेव करवाता है। इससे ये पता चलता है कि ये शख्स अभी ख़ुदकशी करने जा रहा है, ये शख्स अभी झगड़ा करने जा रहा है। तो इन चीज़ों से आपको पता चले। और चौथा नंबर पर फिर आपके साथ वो स्टेप भी हो कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कराए। फॉर एग्जांपल कोई खुदकुशी कर रहा है तो आपने पहले इन चीज़ों से अपने अंडरस्टैंडिंग ली हो, तो फिर आप उनके बिहेवियर को किस तरह कंट्रोल करवाएंगे, कौन कौन से न्यू स्टेप आप लेंगे कि उसको कंट्रोल करवाए। ओके, तो ये था क्या गोल्स ऑफ साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी से इसे हम लेते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो मॉडर्न साइकोलॉजी हम तक पहुंची, जो साइकोलॉजी, इसके हिस्टोरिकल रूट क्या है, कौन कौन से स्टेप्स है, ये है साइकोलॉजी एवालुएट करके हम तक क्या हो गया पहुंचा। तो पहले नंबर पर जो स्टेप है, पहले भी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि पहले नंबर पर साइकोलॉजी को समझा जाता था द स्टडी ऑफ सोल, दूसरा नंबर पर साइकोलॉजी को समझा जाता था स्टडी ऑफ माइंड, एंड तीसरा नंबर पर कहा जाता था कि द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों इस तरह की स्टेजेस से गुजरना पड़ा इस साइकोलॉजी को। तो पहले नंबर पर आप इन दो अल्फाज को समझिए, व्हाट इज सोल, व्हाट इज माइंड। सोल और माइंड में क्या डिफरेंस है। तो सोल और माइंड में मुख्तलिफ डिफरेंसेस है और अभी तक इसमें कंपटीशन है कि इसका कोई एक मतलब ये कि एक रीजनेबल आंसर इसका अभी भी नहीं है। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखें तो सोल को हम सिंपली क्या कहते हैं, डिवाइन, इसको हम कहते हैं डिवाइन एसेंस, अब इसको कहते हैं डिवाइन एसेंस
या एक स्पिरिचुअल नेचुरलिटी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल नेचर हम सोल को कहते हैं कि ये अल्लाह का क्या है? हुक्म है, खुदा का हुक्म है, या जो और मज़हब वाले लोग हैं वो अपनी तरह से इसको लेते हैं। लेकिन विद इन द इस्लाम, अगर इस्लाम की कंसेप्ट में आप कहें तो सोल एज डिवाइन एसेंस और स्पिरिचुअल नेचर, या ये इसको हम कहते हैं कि ये अल्लाह का ओनली हुक्म है। ओके, तो ये हो गया सोल। अब माइंड क्या है और साइकोलॉजी क्या कहते हैं अबाउट द सोल? तो साइकोलॉजी अबाउट द सोल कहते हैं कि ये अ वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर। तो ये क्या है कि ये एक शख्स को दूसरी से क्या करवाते हैं? डिफरेंस करवाते हैं अदर से। ओके, कि एक शख्स और दूसरे में जो डिफरेंसेस आते हैं तो बॉडी सब कुछ तो सेम है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस आते हैं तो साइकोलॉजी कहती है कि दिस बिकॉज ऑफ द सोल आते हैं। ओके, तो साइकोलॉजी इस तरह इसको डिफाइन करते हैं, रिलीजियस इस तरह। अब माइंड क्या है? तो माइंड के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, माइंड एक फैकल्टी है, एक जगह है जिसमें क्या होते हैं? जिसमें होते हैं थिंकिंग होते हैं, साथ में रीजनिंग होते हैं, और जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं दैट्स अकर विद इन द माइंड। तो ये क्या है? ये माइंड है कि माइंड में आप थिंकिंग रीजनिंग का ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइंड कहते हैं। ओके, अब द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसको डिटेल से पढ़ते हैं आगे दूसरी पेज पे। ओके, तो ये हो गया। अब स्टडी ऑफ सोल, व्हाट इज सोल, या सोल को हम किस तरह करते हैं? तो पहला नंबर पर जो स्टेज था वो था सोल का, कि साइकोलॉजी जब पहले आया तो वो किस स्टेज से आया? वो सोल से आया। तो पहले नंबर पर इन 1590 रोडोल्फ जेवकल use the term psychology. This word is combination of two Greek words, that is from psyche and the other is the logos. The former means the soul and the latter discursive knowledge. तो पहले भी मैंने आपके बारे में बताया psychology as the study of soul. तो psyche means soul and the latter logos means discursive knowledge और debatable knowledge, और जिसको आप कहते हैं कि वो बात जिस पे डिस्कशन हो सकती हो। तो इस तरह लंबी चौड़ी बात जो होती है जिस पे डिस्कशन, डिबेटेबल या डिस्कशनेबल बात जो होते हैं वो, तो ये सारी वो नॉलेज है जो इसकी डिस्कशनेबल या डिबेटेबल नॉलेज और साथ में सोल है। ओके, अब दिस लिटरली साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ सिंपली सोल. Aristotle gave a very important place to soul in human life, और life has no meaning without soul. तो अरिस्टोटल ने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दी सोल को. अरिस्टोटल ने कहा कि लाइफ इज नथिंग विदाउट सोल, अगर सोल नहीं हो तो देयर इज नो लाइफ. बट ही कुडंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द बॉडी. तो उन्होंने सोल और बॉडी के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया. और सिंपली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सोल, व्हाट इज सोल, तो द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड, अगर आप एज अ होल देखिए, द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, और द स्टडी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी. तो ये दो एस्पेक्ट अब आ गए आपकी सारी होलिस्टिक. जब आप स्टडी करवाते हो, स्टडी ऑफ सोल इज साइकोलॉजी और स्टडी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी. ओके, अब लेकिन उन्होंने ये अरिस्टोटल ने इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं करा. द प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशन बिटवीन द बॉडी एंड सोल परसिस्ट फॉर सेंचुरीज. और अभी भी ये है कि कोई भी इस तरह सोल और बॉडी के दरमियान जो असल कनेक्शन है, जो असल बात है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता. लेटर ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाज डिस्कार्डेड ऑलटुगेदर एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय अ मोर कंप्रिहेंसिव वर्ल्ड माइंड. तो फिर इसके बाद क्या हो गया, इन्होंने कहा कि सोल का जो लफ्ज़ है, जो स्पिरिचुअल बिलीफ लोगों का है कि अल्लाह का हुक्म है या कोई और किस तरह इस तरह मानते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो इन्होंने ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसका डिस्कार्ड किया. इन्होंने कहा कि हम इसको और ज़्यादा एक कम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ जो ज़्यादातर लोगों को सोल के मुताबिक समझ में आ सकते हैं वो है क्या है, माइंड है. कि आप इसको जो है ना, आप साइकोलॉजी को कहो कि इज़ द स्टडी ऑफ माइंड. अब माइंड क्या है, तो माइंड, psychology was also defined as the science of mind, but psychologists were never satisfied with this definition. अब psychologists के साथ भी ये लोग satisfied नहीं थे. क्यों satisfied नहीं थे? Because mind was a vague term that couldn't be defined in objective term. तो ये क्या है, माइंड है, मैंने पहले भी आपको बताया कि माइंड एज वेग टर्म एक खुफिया लफ्ज़ है
जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकता, कोई साइंटिफिक अप्रोच माइंड को नहीं करवा सकता, तो ये क्या है, एक वेग टर्म है। इस वजह से साइंटिस्ट इस डिफिनेशन के साथ भी क्या थी, खुश नहीं थी, क्योंकि साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो इन चीज़ को साइंटिफिक बुनियादों पे लेके आता था। साइंटिफिक पे तब आता था जब आप इसको ऑब्जर्व करवाए, आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करवाए, लेकिन माइंड तो फिर भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता था। तो साइकोलॉजिस्ट इसकी डिफिनेशन की हिमायत में भी कम्प्लीटली नहीं थी। माइंड एंड मेंटल प्रोसेस वर प्राइमरीली सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं थी, ये माइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा इसको ऑब्जर्व नहीं करवा सकता। ये सब्जेक्टिव है, मतलब आपको खुद फील होता है, आप खुद जो है ना उसको क्या करवाते हैं, महसूस करवा सकते हो, लेकिन कोई दूसरा जो है ना उसको नहीं करवा सकता। इससे सब्जेक्टिव इन नेचर। और साइंस के लिए तो ऑब्जेक्टिव चाहिए ना, कि कोई दूसरा उसको प्रूव करवा सके। देयरफॉर द लेटर साइकोलॉजिस्ट स्विच देयर पोजीशन एंड बिगेन इन्वेस्टिगेशन इनटू बिहेवियर दैट वाज एन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। तो लेटर जो साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने माइंड से क्या होकर कन्वर्ट करवाया, इसको बिहेवियर की तरफ ले गए। क्योंकि बिहेवियर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, ये जो मेंटल प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस में आती है, एक्शन में आती है, इसको हम बिहेवियर कहते हैं। जो आपको ऑब्जर्वेबल हो, जो आप उसको क्या करवा सकते हो, आप उसको एग्जामिन करवा सकते हो, तो दिस बिहेवियर। और इन्होंने फिर इन चीज़ों को क्या किया, बिहेवियर में ये कॉन्सेप्ट चेंज किया। इन्होंने कहा कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट, साइकोलॉजी। अब द माइंड अप्रोच इन साइकोलॉजी, जो माइंड का जो अप्रोच था साइकोलॉजी में, वाज रिजेक्टेड बिकॉज माइंड कैन नॉट बी स्टडीड यूज साइंटिफिक प्रोसीजर। बिसाइड देयर इज नो साइंटिफिक वे टू डिटरमाइन वेदर एन एंटिटी सच एज माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद माइंड अप्रोच इसलिए रिजेक्ट हुआ कि साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सकता था। कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो इस चीज़ को कंपाउंड करवा सके, जो इस चीज़ को प्रूव करवा सके कि माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट है या नहीं है। तो फिर इसकी डिफिनीशन जो है ना उनके, हाँ, ये मुकम्मल नहीं था। तो ये था स्टडी ऑफ माइंड, ये दूसरा स्टेज था। अब तीसरा स्टेज क्या आ गया, तीसरी स्टेज में द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया, कि हम साइकोलॉजी को क्या डिफाइन करवा सकते हैं, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब साइकोलॉजी हैज आल्सो बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, जो आप करते हो बेदारी में, जिसको आप जिस चीज़ों को आपको पता हो, जो आप अपने बारे में जो है ना जो करते हो, और जिस चीज़ को आप बेदारी अवेयर हो जिस चीज़ के बारे में, तो क्या है, वो कॉन्शियसनेस है आपकी। अब कॉन्शियसनेस में साइकोलॉजी में ये वाले जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म का, ये वाला कंसेप्ट इसको आ गया, और तभी ये चीज़ जो है ना क्या हो गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में तब्दील हो गया। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया। स्ट्रक्चरलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट अर्ली स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये अर्ली स्कूल ऑफ थॉट है। पहले लोगों ने इनको एक्सप्लेन करवाया व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म। और कंसिडर साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसमें आप एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एक अवेयर एक्सपीरियंस को जो है ना आप एक स्टडी करवा सकते हो। तो ये क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म था। पहले भी मैंने इसका डिफिनीशन करवाया, यहीं पे दोबारा आता है कि साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस। तो विलियम ने इसका करवाया था स्ट्रक्चरलिज्म का, विलियम वेंडेट ने, जिसको हम वेंडेट उधर हमने एक्सप्लेन करवाया कि साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इंटरनल प्रोसेस और एक्सपीरियंस। तो साइकोलॉजी में हम क्या करवाते हैं, जो हमारे इंटरनल प्रोसेस है, जैसे कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ लफ्ज़ यूज़ किया किस चीज़ की, कॉन्शियस की। दूसरी जो है वो याद रखिए उन्होंने इग्नोर करवाई। तो इन्होंने कहा कि जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, उसको जो है ना आप हम एग्जामिन करवाते हो साइकोलॉजी में, एंड दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। पहले में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ द बिहेवियर को पढ़ते। ये जो कम्प्लेक्स सिचुएशन, आप कम्प्लेक्स बिहेवियर आप कहते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स क्या आती है, आपके इंटरनल प्रोसेसेस में जो होते हैं, और उसको आप स्टडी करवा नहीं सकते हो। ओके, so that was structuralism. Our own sensation and feelings, our thoughts and wishes and contradistinction to the structure of external experience. तो पहले भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या थी, एलिमेंट्स थी उस बिहेवियर की। एलिमेंट्स क्या थी, हमारी सेंसेशन थी, हमारी फीलिंग्स थी, हमारी थॉट्स थी, हमारी विशेस थी। अब ये हम स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ते थे,
लेकिन इसका पढ़ना मुश्किल था। याद रखिए, इनने कहा कि हम पढ़ते, लेकिन इसका पढ़ना मुश्किल था। स्ट्रक्चरलिज्म इस वजह से रिजेक्ट भी हुआ। और ये स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ती थी, लेकिन जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस थी बिहेवियर के, एक्सटर्नल, ये जो इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस जो सब्जेक्ट जो होते हैं उसको जो है ना, ये जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है उनको इन्होंने क्या करवाया, इग्नोर करवाया, वो स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं आती थी। तो इस वजह से द वर्ल्ड कॉन्शियसनेस डज नॉट इंक्लूड एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर। तो इस वजह से जो है ना, इन लोगों ने एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस बिहेवियर इन्होंने वो उसको इग्नोर किया। तो मतलब ये कि इन जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस इन्होंने बताई, दैट वाज नॉट इंक्लूड द एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने ये कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को ओनली द इंटरनल प्रोसेसेस, ये जो फीलिंग सेंसेशन वगैरह इन्होंने यही बताया। तो इस वजह से इसमें एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड नहीं हुआ उस वक्त स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में। साइकोलॉजी आल्सो स्टडी अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेसेस। अब साइकोलॉजी क्या करते हैं, साइकोलॉजी अब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये भी पढ़ते हैं, लेकिन इस थ्योरी में तो ये नहीं था। कॉन्शियस में तो इन्होंने सिर्फ कॉन्शियस की जिक्र की थी, और साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस भी पढ़ते हैं, अब सबकॉन्शियस प्रोसेस भी पढ़ते हैं। देयरफॉर दिस थ्योरी there is a sufficient rationale behind the belief that it cannot be called as the science of consciousness alone। इस वजह से कि आप अनकॉन्शियस पीस में पढ़ते हैं सबकॉन्शियस, इस वजह से ये जो थ्योरी था द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ओके, तो ये था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस नंबर 3 स्टेज। अब नंबर 4 स्टेज इसका जो था वो क्या था, द स्टडी ऑफ बिहेवियर था। अब इस चीज़ को जो है ना वो उल्ट करवाया गया द स्टडी ऑफ बिहेवियर में। अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन इट एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर बोथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो इन्होंने क्या कहा कि इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट the science of behavior, that is both of animal and human. It was Watson, the founder of the behaviorist school of thought, who postulated this definition। और इस definition को किसने किया, ये वाटसन था। कौन था, behaviorist school of thought, जो behavior का जो thoughts था, ख्यालात थी, जो प्रेजेंट में लाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में वाटसन ने कहा और यही definition ने कहा। This definition is comprehensive in the sense that it identifies behavior that are overt and can be observed। तो ये डिफिनेशन इस वजह से अच्छा है कि ये क्या, ये बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। अब बिहेवियर साइंटिफिकली प्रूव हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये ओवर्ट है एंड कैन बी ऑब्जर्व, ऑब्वियस है, जाहिर है, और अब इसको ऑब्जर्व भी करवा सकते हैं। लेकिन इस डिफिनेशन की भी कुछ लिमिटेशन थी। अब वो कौन कौन सी लिमिटेशन थी इस डिफिनेशन की, दिस डिफिनेशन टेक्स बिहेवियर इन अ वेरी लो सेंस और नैरो सेंस। इन्होंने बिहेवियर को एक नैरो सेंस में लिया। क्या नैरो सेंस में, सिर्फ इन्होंने वाटसन ने ये कहा, वाटसन से वाज मियरली स्टिमुलस रिस्पांस, बिहेवियर को इन्होंने सिर्फ स्टिमुलस रिस्पांस कहा। क्या कहा कि सिर्फ बाहर से जो स्टिमुलस आते हैं, आपको किसी चीज़ ने चक मारा या किसी चीज़ की वजह से आपको जो है ना नुकसान पहुंचा, और उसको जो आप रिस्पांस शो करे हो, उन्होंने कहा कि बिहेवियर है। लेकिन असल में बिहेवियर सिर्फ यही तो नहीं था। बिहेवियर पर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड बोथ ओवर्ट बिहेवियर एज वेल एज द मेंटल प्रोसेसेस। तो वाटसन ने सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर के बारे में जिक्र किया था, लेकिन ये जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर अकर होते हैं, उसके बारे में तो वाटसन ने बात नहीं की थी। दैट इंकम्पनी दिस बिहेवियर द इनर एक्सपीरियंस दैट कैरी आउट दोज बिहेवियर। तो उन इनर एक्सपीरियंसेस को या मेंटल प्रोसेसेस के बारे में वाटसन ने नहीं बताया था। लेकिन ये जो प्रेजेंट कंसेप्ट है उसमें इन दोनों को कि बिहेवियर की स्टडी है, लेकिन बिहेवियर में आपके मेंटल प्रोसेसेस एज वेल एज बिहेवियर, द स्टडी ऑफ माइंड एज वेल एज बिहेवियर। ओके, तो अर्लीस्ट अप्रोचेस टू द साइकोलॉजी कौन कौन सी है, तो अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स में है स्ट्रक्चरलिज्म का एक है और फंक्शनलिज्म का एक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का पहले भी हमने उसको थोड़ा सा पढ़ा कि पहले वाली थॉट्स थी और अभी ये परसिस्ट करता है। ओके, तो स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑन स्टडिंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंस बाय लुकिंग इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट। पहले डिटेल में पढ़ा कि इसमें आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, आपकी जो अवेयर एक्सपीरियंसेस है जिसके बारे में आप इन्फॉर्म हो, उसको आप स्टडी करते हो। लेकिन ये क्या है कि इसमें लुकिंग एट टू इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट, इसमें आप उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को, ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस आपके अकर होते हैं, जो बिहेवियर अकर होते हैं, इसके क्या पार्ट्स हैं इंडिविजुअली, कौन कौन से मराइल से इसको गुजरना पड़ता है, तो उन पार्ट्स को स्टडी करते हैं। इसमें
स्ट्रक्चरलिज्म में, जैसे कि उस पार्ट्स है एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। हो सकती है आपकी मेंटल इमेजेस, जो माइंड में आपके इमेजेस किसी चीज़ के बारे में बनते हो, या आपकी फीलिंग्स उस बिहेवियर के बारे में जो बनती हो, आपकी सेंसेशन उस बिहेवियर के बारे में होती हो, एंड मेनी मोर। तो ये सारी के ये एलिमेंट्स है और इस वजह से एक बिहेवियर शेप करवाता है। ओके, स्ट्रक्चरलिज्म entailed every early concept of psychology and primarily used the procedure called introspection। अब स्ट्रक्चरलिज्म को दो तरीक़ों से स्ट्रक्चरलिज्म प्रूफ हो सकता था। एक जो था वो लैब वर्क था, लैब एक्सपेरिमेंट आप करवाती थी। दूसरा था इंट्रोस्पेक्शन था। इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू जो है ना आप बिहेवियर को या किसी मेंटल प्रोसेसेस को या जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने कहा कि हम इसको क्या करवा सकते हैं, एग्जामिन करवा सकते हैं। तो किया था वो इंट्रोस्पेक्शन या लैब एक्सपेरिमेंट। तो पहला इन लैब एक्सपेरिमेंट था, दूसरा था इंट्रोस्पेक्शन इन विच द सब्जेक्ट वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट दे वर एक्सपीरियंस व्हेन दे वर एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस। तो इंट्रोस्पेक्शन सिंपली इधर ही डिफिनेशन थोड़ा सा वो मुश्किल है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन इज व्हाट, इंट्रोस्पेक्शन इज सिंपली जिसको हम कहते हैं खुदबीनी। क्या कहते हैं उसको, खुदबीनी हम इंट्रोस्पेक्शन को कहते हैं, या इसको आप कहते हैं कि अपने आप को एग्जामिन करना, जिसके हम कहते हैं कि अपने गरिबा में जान कर देखो। तो इस तरह इसको हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ थॉट या सेल्फ वन के बारे में जो है ना आप क्या करते हो, थिंकिंग करते हो, दैट्स इंट्रोस्पेक्शन। अब इधर ये जो डिफिनेशन है इसको समझे, इन विच द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मतलब वो पर्सन, वो शख्स जिसमें ये बिहेवियर रोनुमा होती हो, उस शख्स से आप पूछते हैं इंट्रोस्पेक्शन में टू डिस्क्राइब इन डिटेल what they were experienced when they were exposed to stimulus, कि जब वो स्टिमुलस को एक्सपोज हुआ तो इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो यही बात कि उसकी खुदबीनी, इन्होंने जो सेल्फ थाट अपने बारे में बताया है, तो आप उस शख्स से पूछते हो कि जो सेल्फ थाट आपने अपने बारे में बताया है वो हमें बताए जब आपको स्टिमुलस लगा। ओके, दैट्स द डिफिनेशन। बहुत सिंपल है कि इंट्रोस्पेक्शन में आप सिंपली करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसको स्टिमुलस लग गया, तो अब स्टिमुलस के बारे में सिर्फ ओनली मुझे पता है कि मेरे माइंड में इसके बारे में क्या चल रहा था। अब आप उस शख्स से पूछते हो कि आपका ये जो इंट्रोस्पेक्शन जब आप करवाते हो तो आप मुझसे पूछते हो कि आपको ये जो स्टिमुलस लगा उस दौरान आप पे क्या गुजरा, आपके मेंटल प्रोसेसेस आप मुझे बताए। तो दैट्स माय इंट्रोस्पेक्शन, दैट व्हाट आई वाज डन अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने अपने बारे में किया था मेंटल प्रोसेस, अब मैं आपको जो है ना वो बता रही हूँ। तो यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग मी। ओके, तो दिस इंट्रोस्पेक्शन, तो यही बात थी कि स्ट्रक्चरलिज्म में ये बात थी, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में ये अब था कि आप इंट्रोस्पेक्शन करवा सकते हो, लेकिन आप जो है ना ऑब्जेक्टिवली उसको प्रूफ नहीं करवा सकते हो। अब उस शख्स से पूछेंगे तभी वो आपको बताएगा, दैट सब्जेक्टिव, लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली उसको नहीं करवा सकते हो। अब जो है ना ये फंक्शनलिज्म है। फंक्शनलिज्म इट इज़ एन अप्रोच दैट कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज। तो अब फंक्शनलिज्म जो है ना ये अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ये है। अब इसमें इट इज़ एन अप्रोच दैट कंसंट्रेटेड ऑन व्हाट द माइंड डज, कि आपका माइंड क्या करता है, जो एक्शंस होती है उस पर कंसंट्रेट हो, न कि उस एलिमेंट्स पे। जो यहाँ पर जो सेंसेशन थॉट्स है इस पे फंक्शनलिज्म में आप फोकस नहीं करवाते हो। जो इन चीज़ों से रोनमा होते हैं, जो बिहेवियर रोनमा होते हैं, उन चीज़ों पे फंक्शनलिज्म में आप क्या करवाते हो, फोकस करवाते हो। द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी एंड द रूल ऑफ बिहेवियर इन अलाउिंग पीपल टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके लोग जो रूल या जो बिहेवियर अपनाते हैं उस बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, न कि उनके मेंटल इमेजेस को, न कि उनकी फीलिंग्स को, न कि उनके सेंसेशन को। लेकिन इसमें हम पढ़ते क्या कि इन्होंने जो बिहेवियर रोनुमा किया उसको हम पढ़ते। दिस स्कूल फाउंडेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, और पहले भी हमने बताया कि इस स्कूल को, ये फंक्शनलिज्म का जो था ये विलियम जेम्स ने क्या करवाया था, ये उन्होंने डेवलप करवाया था। दैट वाज व्हाट दिस अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट, द वन इज स्ट्रक्चरलिज्म, द सेकंड वन इज फंक्शनलिज्म। अब 6 नंबर पर जो है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। एक स्कूल ऑफ थॉट था
स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें आप मेंटल इमेजेस को स्टडी करते हो, दूसरा जो था वो फंक्शनलिज्म था जिसमें आप उन मेंटल इमेजेस से जो चीज़ अपीयर होते हैं और जो एनवायरनमेंट के साथ एडाप्ट हो के अपीयर होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ द मेंटल इमेजेस एंड द एनवायरनमेंट, और वो हम पढ़ते हैं किस चीज़ में, फंक्शनलिज्म में। तीसरा वाला नंबर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, तो फोकस्ड ऑन स्टडिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन रादर देन ब्रेकिंग एट एट इंडिविजुअल। तो अब ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम एलिमेंट्स को पढ़ते थे, इसमें हम होल इमेज को पढ़ते हैं। किस चीज़ को, होल इमेज को। और एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन रादर देन ब्रेकिंग, तो ये स्टडी द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, इसमें हम शख्स की होल एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं। दे कंसिडर हाउ पीपल कंसिडर इंडिविजुअल एलिमेंट एज यूनिट और होल, तो ये कंसिडर करता है कि हाउ पीपल कंसिडर यूनिट और एलिमेंट एज अ होल, ये होल चीज़ जो है ये लोग किस तरह, ये यूनिट्स को लोग होल किस तरह एग्जामिन करवा सकते हैं। तो इसमें जो है ना इन्होंने फोकस नहीं किया उन यूनिट्स पे लेकिन होल पे। फॉर एग्जांपल वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, वो जेक्सा वाला, जेक्सा आई थिंक जेक्सा पजल, जेक्सा जो पजल होता है, जो पजल होता है स्क्रीन में आपकी शायद शो भी हो जाएगा। जेक्सा पजल जो गेम होता है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसको आप इधर उधर करके जो है ना उसका एक लाइन बनाते हो। अब ये लाइन जब आप बनाते हो तो इसमें आप उन इंडिविजुअल वन ब्लॉक को नहीं देखते हो, आप इस होल ब्लॉक को देखते हो कि किस तरह ये शो हो जाएगा। तो ये दैट्स व्हाट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की होल पर्सनालिटी को देखते हैं, होल बिहेवियर को देखते हैं, किस तरह होल बिहेवियर अपीयर होगा, न कि उनकी एलिमेंट्स हो। तो दैट्स व्हाट्स अबाउट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये था साइकोलॉजी, हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन की, जो प्रेजेंट कंसेप्ट थी वो हमने बताई, प्रीवियस कंसेप्ट थी वो हमने बताई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।